हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट 15 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए हमारे आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा आरआरबी एग्ज़ाम नेक्स्ट 15 डेज़ को होने वाला है, जो जिसका डेट जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 3rd, 4th, 10th, 17, 18 अगस्त तक को होने वाला है। आरआरबी का क्लर्क और पीओ दोनों एग्ज़ाम होने वाला है, अलग-अलग शिफ्ट में और अलग-अलग डेट में। तो ये डेट आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा डेट को एग्ज़ाम पड़ा है, ठीक है? और कौन-सा सेंटर पड़ा है। आप हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि सेंटर आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये सेंटर कभी-कभी क्या होता है कि जो आप प्रेफ़रेंस डालते हैं उसके अलावा भी दूसरा सेंटर आ जाता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते हैं, क्योंकि अभी टाइम का सब बहुत ज़रूरी है, टाइम का सही इस्तेमाल करना और बहुत क्रूशियल है सबके लिए ये टाइम। तो सबसे पहले तो आपको जो है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का जो मॉक टेस्ट है, वो आपको अब जो है स्पीड बूस्ट अप कर देना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप दिन में 1-2 टेस्ट लगा रहे हैं तो हो जाएगा। आपको पॉसिबल है तो आप 4-4 टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट लगाने से क्या होता है, एक तो आपका वो स्पीड का जो एक होता है ना कि ये स्पीड कैसे मेंटेन करें या स्पीड से काम करना, वो एक ऑलरेडी अपने आप में अंदर से आ जाता है और आपको Please क्वेश्चंस subscribe to वैरायटी ऑफ Gather क्वेश्चंस Math. मिल जाते हैं अलग-अलग मॉक टेस्ट का जो साइट्स है या फिर एप्लीकेशन है, वहाँ से अलग-अलग क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस या फिर आपको बहुत सारा कुछ पता चल जाता है कि और वहाँ जैसे स्टूडेंट्स का जो एक रीच है, वो भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग रीच होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप ऑलिव बोर्ड लेते हैं, तो वहाँ का रीच अलग होगा, ज़रूरी नहीं कि सारा स्टूडेंट ऑलिव बोर्ड लिया हुआ होता है। टेक्स्ट बुक लेते हैं, तो वहाँ आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। आप प्रैक्टिस मॉक लेते हैं, तो वहाँ भीड़ कम मिलेगा लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप गाइडली लेते हैं, तो उसका भी क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगा क्वेश्चन का। आपको लगेगा कि जो है आरआरबी, पीओ का आप अगर मॉक टेस्ट देखेंगे तो उसमें लगेगा कि आप एसबीआई, पीओ का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस उतना भी टफ नहीं होता, लेकिन टाइम के हिसाब से उस क्वेश्चन को मॉडरेट ही बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले करता है। तो ये ध्यान में रखें और आप जितना ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अभी बना सकते हैं उतना बनाइए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि कोई न्यू क्वेश्चन नहीं, जो भी आप बना चुके हैं, जिस पे आपका एक्सपर्टीज़ आ चुका है, उस उसी क्वेश्चन को आपको जो है बार-बार दोहराना है और प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो आप बहुत साल से कर रहे होते हैं या फिर बहुत बार किए हुए होते हैं, वो लास्ट टाइम पे याद नहीं रहता, ठीक है? अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपके अंदर फिर वो आप आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप एनालिसिस उतना भी आप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका समय चला गया एनालिसिस करने का। उसका समय अलग टाइम पे होता है, जब आपके पास इनफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहता है कि आप आराम से मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका 1 घंटा एनालाइज़ कीजिए। अभी वो टाइम नहीं है कि अपन उसको एनालाइज़ कीजिएगा। हाँ, 10-15 मिनट बिल्कुल देखें, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दिए, शट डाउन किए, बंद किए, नेक्स्ट अब शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है मॉक टेस्ट देने के बाद थोड़ा समय लेके थोड़ा-सा तो उसको एक्सप्लोर करना है कि कहाँ-कहाँ चूक हुआ है और कौन-कौन सा चैप्टर आपका वीक एरियाज़ है। आपका अभी आपको 2 चीज़ आपको अपना देखना है। पहला तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है? पहले भी आपने ये देख चुका होगा अपने में कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, लेकिन अभी रियल टेस्टिंग होता है, ठीक है? कि आपका फाइनल आप जब ग्राउंड में उतरने वाले हैं, तो उससे पहले आपका अभी का क्या स्थिति है, आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? अगर आपको आपको लग रहा होगा पहले कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं उठा पा रहे आप, तो उसको छोड़ दीजिए ना। क्यों उस पे ज़्यादा ध्यान देना? वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए देखा जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अभी तो कम से कम 1 महीना का टाइम मिलेगा ना, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये ज़रूर ध्यान दें कि किस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है और किसको छोड़ना है एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर कोई वीक आपका टॉपिक है, अगर वो भले बन सकता है, लेकिन अगर टाइम टेकिंग है एग्ज़ाम में, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि ये हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, पिछले साल मेरे साथ यही हुआ था कि हम ईगो पे ले लिए थे और उस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा समय चला गया था। हालाँकि वो क्वेश्चन तो बन गया था, लेकिन बाकी क्वेश्चन के लिए उतना समय बचा नहीं था मेरे पास, ठीक है? तो सबसे पहले डेली मॉक टेस्ट देना, वो तो मैंने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे जो है, आज हम प्रॉपर्ली बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि बाकी अगर रीजनिंग के लिए बात करने चल जाए तो वो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? और मुझे भी उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम 10-15 मिनट, 20 मिनट एक-एक चीज़ में दें, ठीक है? और ये सबसे पहले तो वैदिक मैथ्स जो होता है, वो सिंपल कैलकुलेशन टेक्निक्स होता है, ट्रिक्स होता है। आपको बहुत कोई बोलेगा कि ट्रिक ट्रिक व्रिक फॉलो नहीं करना, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो आपको ट्रिक ही फॉलो करना है भाई, ठीक है?
भले आप मेंस के लिए जाए, कहीं भी जाए, कैलकुलेशन के लिए आपको ट्रिक ही चाहिए। भले आप सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अरिथमेटिक के लिए ट्रिक काम नहीं करता है हमेशा, ठीक है? मेंस में क्योंकि बेसिक्स काम आता है, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है ना, उसमें आपका ट्रिक ही काम आता है क्योंकि कैलकुलेशन में स्पीड चाहिए, ना कि आपका टेक्निक और बेसिक, ठीक है? बेसिक नॉलेज चाहिए। तो आप अपना कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कीजिए, आप स चीज़ों को अपने अंदर से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे और इसको सॉर्ट किया जा सके, ठीक है? अगर पॉइंट वाला जैसे पॉइंट वाला हो गया या फिर कोई अगर सबसे पहले तो एप्रोक्सिमेशन वाला क्वेश्चन सब में होता है कि आप एप्रोक्सिमेट भी लेने का टेक्निक होता है। ऐसा नहीं कि अगर 498 है तो आप उसको पूरा-पूरी 500 ले लें। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप देख लीजिएगा कि गैपिंग कितना, उस हिसाब से आप जो है उसका एप्रोक्सिमेशन लीजिएगा, ठीक है? पहला, दूसरा तो टेबल और स्क्वायर तो आप रटते रहिए, जितना हो सके उतना रटिए। दिन में अगर 4 बार रटना पड़े, 4 बार उसको रट के रिवाइज़ कीजिए, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, अपना एकदम याद रहना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए एग्ज़ाम में, एकदम पता चले कि आपको जो अगर 441 दिख गया तो आपको पता चल जाना चाहिए किसका स्क्वायर है, ठीक है? वहाँ सोचिए मत कि ये किसका हो सकता है या किसका है। तुरंत से वो आपके दिमाग में आना चाहिए पहला। दूसरा कि आपका सिम्प्लिफ़िकेशन जितना पॉसिबल है, जितना जहाँ से जहाँ सोर्सेज़ मिल रहा है कहीं से भी, गूगल में सर्च मारिए, जहाँ से दिख जाए वहाँ से कीजिए। मत देखिए कि कौन-सा किसके लिए कहाँ, कुछ नहीं। बस जहाँ सिम्प्लिफ़िकेशन दिखे एकदम तुरंत से उसको टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप सिम्प्लिफ़िकेशन बना दिए तो 10 क्वेश्चन तो आपका आज आज का जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको टाइमर के साथ अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम का ही खेला है, ठीक है? दूसरा अप्रोक्सिमेशन जो हम पहले बात कर चुके हैं और उसके बाद क्वांटिटी कंपैरिज़न। हाँ, बहुत कोई को लग रहा होगा कि क्या भाई ये क्वांटिटी कंपैरिज़न का बात कर रहे हो? लेकिन हम अब बता रहे हैं आपको, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अगर फ्री में जो है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, वहाँ भी टीचर सब बात कर रहे हैं कि शायद ये इस बार आ सकता है। और क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो दिन-ब-दिन, ईयर टू ईयर बढ़ते जाता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि एकदम ये नहीं आ सकता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल आ सकता है। हाँ, मेंस में आता है लेकिन मेंस का यहाँ प्री का बहुत फ़र्क है, ठीक है? आप अगर मॉक टेस्ट लगाते होंगे रेगुलरली, तो आप देखे होंगे कि आजकल मॉक टेस्ट में भी ये देना शुरू कर दिया है। ये जो क्वांटिटी कंपैरिजन है, ये अब मॉक टेस्ट सारा मॉक टेस्ट में देना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि कहीं न कहीं उन लोग को भी ये आभास हो चुका है कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो आप इसके लिए क्यों ना तैयार हो, ठीक है? अब पहले से तैयार होके जाइए, कौन सा ज़्यादा समय लगता है? इसमें हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसको बना ही नहीं सकते हैं उस टाइम के अंदर, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत कम समय पर बन जाएगा। दूसरा जो काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होता है, मैंने देखा है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक रहा तो वो तो साइन से बना लेते हैं तुरंत, उसका कोई भी एलसीएम लेके बना लेते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल हम सेट करके रखे हैं, जैसे 111 रहा, ठीक है? और वहाँ पर जो उसका ये रूट है, जो सी का वैल्यू है वो मान लीजिए 40 है, तो फिर वहाँ पर कैसे करना है? तो एक एग्ज़ाम्पल देके रखे हैं, तो ऐसे-ऐसे कुछ जो है उसको मतलब दिमाग में छाप के रखिए, ठीक है? कि ऐसा होने पे क्या होना चाहिए, जैसे 132 किसका होना चाहिए, 11 इंटू 12 156 किसका होता है। तो ऐसे-ऐसे याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका तुरंत क्लिक करेगा और आप उसको जल्दी से जल्दी उसको बना पाएँगे, ठीक है? दूसरा है नंबर सीरीज़ में जो है आपका जो मिसिंग रहता है, उसको उतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिसिंग आजकल बहुत कम आता है, आजकल तो रॉन्ग ही ज़्यादा आता है। पहले पहले क्या होता था कि अल्टरनेट शिफ्ट में आता था कि एक बार रॉन्ग थे, एक बार मिसिंग। आजकल पिछले बार जैसे हम देखे थे कि ज़्यादातर शिफ्ट में जो है रॉन्ग नंबर शिफ्ट में आया था और काफ़ी टाइम टेकिंग था। ऐसा नहीं कि एकदम स्क्वायर-विस्क्वायर है तो पता चल गया पहले ही बार में हाँ, ये 4 जा रहा है, 16 जा रहा है, 25 जा रहा है। सॉरी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम में जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी आता है, उसको आपको फँसाने के लिए क्योंकि सब कोई को पता है कि सब पहले सिम्प्लिफ़िकेशन और नंबर सिस्टम को ही अटेम्प्ट करता है, तो इसीलिए उसको ट्रिकी कभी-कभी डाल दिया जाता है ताकि आप घबरा जाएँ। जबकि प उस जब से जो नंबर सिस्टम है जब से ट्रिकी आता है तो उसका अरिथमेटिक आसान होता है, ठीक है? तो आपको अरिथमेटिक में ध्यान देना चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट जो है रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप वगैरह-वगैरह जो चैप्टर होता है उसमें आपका तो पहले से हम मानते हैं कि अब कमांड बन चुका होगा। लेकिन अब क्या है ना कि छोटा-छोटा चीज़ को ध्यान दीजिए जैसे रेशियो का कैलकुलेट करना ज़्यादा कीजिए। अब जैसे पार्टनरशिप हो गया उसमें रेशियो का कैलकुलेशन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दीजिए ना कि पूरा का पूरा लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई 45,000 लगाया तो पूरा 45,000 लगाया। कोई 45,000 लगाया, कोई 50,000 लगाया है ए-बी तो मान लीजिए आप उसको पूरा-पूरी लिखेंगे नहीं, उसको पूरा पहले रेशियो बाँट लीजिए। ठीक है? थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि
ये काफ़ी फ़ास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम होता है आरआर बीपीओ का एग्ज़ाम देना। दूसरा इसका जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है डीआई, ये काफ़ी आसान होता है, लेकिन इसमें डाटा क्या होता है ना कि इसमें लेट होने का कारण है कि इसमें डाटा बहुत लंबा-चौड़ा दिया रहता है। भले सारा डाटा एकदम बहुत अच्छा से एकदम रीडेबल दिया जाता है, एकदम आराम से आप देख के बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत कोई क्या करता है, पहले उतारता है, फिर उसको सॉल्व करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जितना पॉसिबल हो आप डाटा जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसी को आपको लेके बनाना है, ठीक है? वो डाटा को आप उतार के या फिर उसको कॉपी करके आप कॉपी वहाँ पर जो आंसर शीट के लिए दिया जाता है पेज उसमें मत उतारिए, ठीक है? ये करना है। दूसरा जो एजेस का प्रॉब्लम है, एजेस का प्रॉब्लम थोड़ा-सा ट्रिकी उसलिए तब हो जाता है जब उसको आप बहुत ही अ, पर्सनली लेके सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो एजेस का क्वेश्चन जो है ना, आप उसको एक एज़ अ चैप्टर लेके बनाइए तो बहुत आसान से बन जाता है, ठीक है? ऐसा कुछ तिगड़म है नहीं, उसको बहुत आसान से आप सोचिए, एकदम पर्सनल से छोड़ के बनाइए सोचिए उसको। और परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू तो आप एकदम रटते जाइए जितना पॉसिबल है। अगर 1-2 नया आ रहा है ना, तो उसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, भले वो याद रहे ना रहे, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है अगर आ गया तो वो काम आ जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट जो है प्रॉफ़िट एंड लॉस में जैसे हम 2 क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं। एक जो क्वेश्चन ट्रिकी होता है जिसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, वो है डिसऑनेस्ट सेलर वाला, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, अगर किसी को ट्रिक या फिर जो भी बोल लीजिए, अगर आपको आता है इसका बेसिक्स आता है, तो आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं, नहीं तो आप फँस जाइएगा एग्ज़ाम में, आपको देख के ही डर लग जाएगा ये क्या दिया है। ये 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम यूज़ कर रहा है, उधर भी 4% का प्रॉफ़िट हो रहा है, सॉरी 25% का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो कैसे करना है, ठीक है? ये एक ध्यान रखिएगा। दूसरा एक जो आता है कि डिस्काउंट जो दिया जाता है, तो आपका एक मार्क प्राइस दिया जाएगा, उसमें एक डिस्काउंट मान लीजिए 30% का दिया हुआ है, तो दूसरा X% का दिया हुआ है, दूसरा फिर एक एसपी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ पर जो है सीपी निकालना होता है या फिर एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए बनाना होगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन इसका फ़ास्ट हो जाता, मतलब लेंथी हो जाता है। तो अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से बनाएँगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। हाँ, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसीलिए इस दोनों पोर्शन का मेंशन करके यहाँ रखे हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लास्ट टाइम पे जो उसको रिवाइज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि आप शुरू से बनाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस। मेंसुरेशन में तो आपको पता है कि अभी क्या ही करना है, फ़ॉर्मूला रटिए और उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आता है आना होता है वो तो आ गया होगा आपको, या फिर जो करना है वो तो आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, बस एग्ज़ाम में फ़ॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है? आप ये फ़ॉर्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा, लास्ट टाइम पे वही अब रह गया है। और दूसरा यहाँ एक और चीज़ जो 60 नंबर पे हम मेंशन करके रखे हैं, डाटा सफिशिएंसी, ये इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी हम देखें कि ये भी आ रहा है। तो डाटा सफिशिएंसी जो है बिल्कुल आने के चांसेस है। अ, अगर एक आध भी क्वेश्चन भी आ गया तो आपको उसका घबराना नहीं है, क्योंकि प्री में काफ़ी आसान सा आएगा, और डाटा सफिशिएंसी थोड़ा बहुत ईज़ी भी होता है। बस 1 या 2 या 1, 2, 3 ऑल वो सब वगैरह ना आए तो फिर ठीक है, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एवरेज वगैरह जो है उसमें आपको अ, इसमें ज़्यादा ट्रिकी प्री में नहीं आता, जैसे सिंपल सा आता है कि मिस्टेकनली कैलकुलेटेड, जैसे मान लीजिए किसी को 50 नंबर मिलना था तो 30 आ गया, या 30 मिलना था तो 50 आ गया, यही इतना ही आता है, यही सब आपको बनाना है। या फिर से स्टूडेंट का एज इतना है, टीचर का एज ऐड कर देंगे तो टीचर का ओवरऑल जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाएगा, 1 से घट जाएगा, तो टीचर का एज बताओ, यही सब आता है इसमें। नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई अगर पढ़ा है नहीं है मेरे तरह तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है नहीं, कभी-कभी तो बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है? तो इसको हम बाद के लिए सोचे। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए भी कठिन रहा था, मतलब कठिन नहीं, समय नहीं मिला था इसीलिए छोड़ दिए थे, तो आप भी इसको छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपको आता है तो बिल्कुल इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट इसका जो है एसआईसीआई जो है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या है ना कि आपका जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है प्री में, वो उतना ही लेवल तक का टफ इसमें आता है प्री में, कि आपका जो एसआईसीआई का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो आपको वही बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हाफ ईयरली दिया रहेगा, और बस क्वार्टरली भी आता नहीं है आजकल। तो यही आएगा, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, इस सब का तो प्रैक्टिस पे है ये, क्योंकि इस पे आप ज़्यादा तिकड़म लगा नहीं सकते हैं। थोड़ा गलती हो जाता है तिकड़म लगाने से, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपका प्रैक्टिस रहा होगा तो उसी को आप आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क जो है इसमें ध्यान रखिए कि जो एलसीएम लेते हैं ना आप, टाइम एंड वर्क और पाइपल सिस्टम में, इसमें जो एलसीएम को बहुत जितना छोटा रखिएगा उतना आसान होगा आपका आगे का कैलकुलेशन में, क्योंकि एफिशिएंसी आपका उसी हिसाब से बनता है ना, जिस हिसाब से आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए इसमें इन केस एक्स वाई जेड आ गया तो उसमें आपको आसानी मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट में ना आए, पॉइंट में अगर आता है तो उसको आप उसका नियरेस्ट जो
ज़ीरो का मल्टीपल होगा, मतलब ज़ीरो का मल्टीपल जो भी होगा, मान लीजिए 8.5 आ रहा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा को। ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक्स अपना, आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको टेक्निक बोलेंगे। अपना-अपना टेक्निक लगा के इसको सॉल्व कीजिए ताकि आसानी हो, और जितना हो सके उतना स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन लगाइए जहाँ से भी पॉसिबल हो। इसीलिए हम ये लास्ट लाइन में यही मेंशन किए हुए हैं, और पॉसिबल हो तो टाइम लगा कर किया कीजिए, क्योंकि बिना टाइम का आप बहुत कर लिए, अब समय नहीं है टाइम लगा के करने का। तो यही है मेरा आज का वीडियो का पर्पस, कि आप इस 15 दिन का जो क्रूशियल टाइम है इसको आप कितना अच्छा से यूज़ और यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि ताकि इसका बेनिफिट आपको इसका प्री का जब रिज़ल्ट आउट होगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हो, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम रीज़निंग का बात करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।